हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है आपका पैट का एग्ज़ाम अब से केवल 40 दिन दूर है और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल मैंने एक बहुत ही शानदार रणनीति बताई थी जिसमें केवल और केवल 2 बुक्स का सहारा लेते हुए आप जीएस के 50 क्वेश्चन में से 40-45 तक आराम से कर सकते हो यदि उस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। तो उसी में मैंने आपसे एक बात भी कही थी, वादा भी किया था कि आपके लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट या मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो हैं, वो मैं आपको अब डेली बेसिस पर कराऊँगा, पर शर्त एक होगी कि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोगों के लिए कर पाऊँगा। तो हम लोगों ने एक मिल कर के आप और हमने में ना मिल कर के एक आज नई सीरीज़ को चालू किया है, जिस सीरीज़ का नाम है पुष्पाराज। है ना? आपने देखा होगा। ये फ़नी सा नाम मैंने इसलिए रख लिया है जिससे आपको अच्छा लगे, है ना? कि भाई कौन-सी सीरीज़ है? पुष्पाराज है। क्यों? क्योंकि पुष्पाराज क्या करता है, कभी झुकता नहीं है और कभी झुकता नहीं है तो किसी भी क्वेश्चन के सामने वो झुकने वाला नहीं है। ये इस सीरीज़ का नाम रखने का आशय है। तो अभी मतलब 50 क्वेश्चन्स हम लोग हर सेट में करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो इतिहास है आपका, है ना? जो आपका इतिहास है, जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन्स हैं। उसके बाद जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे 5 क्वेश्चन हैं आपके। आपके जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है? आपके पॉलिटी से 5 क्वेश्चन हैं, इस तरह से करके। उसके बाद आपके इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी से आपके 5 क्वेश्चन हैं, आपके साइंस से 5 क्वेश्चन हैं, आपके करंट अफ़ेयर से आपके 10 क्वेश्चन हैं और आपके जनरल अवेयरनेस जिसको जीके भी कह सकते हैं, उससे 10 क्वेश्चन हैं। तो देख लीजिए आपके पास क्या हो जाएँगे, ये हमारे टोटल हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाएँगे। तो बिल्कुल उसी प्रारूप में हम लोग ये पूरा शेड्यूल, ये पूरा मॉड्यूल या सेट आपका करने वाले हैं। जहाँ-जहाँ पर स्पेशल नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा। अभी आप एक चीज़ का अंतर ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि सामान्यतः जो अन्य जगह आप सेट करते हैं या क्वेश्चन्स लगाते हैं, वहाँ पर बहुत लंबा समय कंज़्यूम हो जाता है। यहाँ पर बिना बात किए मैं रिकॉर्डेड सेशन इसीलिए डालना पसंद करता हूँ कि समय बहुत ज़्यादा कम उसमें लगता है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग प्रश्नों का उत्तर मतलब अपने पास ही लिखते रहिए, अपने पास ही रखते रहिए और बाद में आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसमें और रोज़ाना इसी क्रम से रखेंगे। साथ में एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ दोस्तों, वो जानकारी ये है कि अब हर संडे को आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट का एक फ्री लाइव टेस्ट करवाया करेंगे, ठीक है? फ्री लाइव टेस्ट करवाएँगे, तो इस संडे आप लोग तैयार रहना, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने ज़्यादा बच्चे उस टेस्ट को देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। एक ऐप है बेटर एनरोल, उस बेटर एनरोल ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर जॉइन कर लीजिए और वहीं पे आपके वो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएँगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से छुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है? देखो हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस स्थान से खुदाई में क्या मिला हुआ है। तो किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको सीधे आंसर लगाना है कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है? कालीबंगा एक प्रमुख स्थान है किसका? आपकी हड़प्पा सभ्यता का और हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके राजस्थान में स्थित है। क्या? राजस्थान में स्थित है। वहाँ से जुते हुए खेत आपको पता होगा कि जो खेत होते हैं तो वो जोता हुआ जो खेत होता है, वो अलग ही दिखाई देता है कि भाई मतलब इसमें हल चलाया हुआ है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं और ये भी इससे प्रमाण मिलता है कि एक साथ 2 प्रकार के अन्न की खेती वहाँ पे की जाती थी, या ना मिक्स फार्मिंग फार्मिंग वहाँ पर की जाती थी। ऐसे ऐसे प्रमाण इस कालीबंगा से हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? अगला हमारा प्रश्न है तूतीय हिंद, है ना? तूतीय हिंद, है ना? तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध नाम है ना? हिंदी साहित्य में यदि पहली बार किसी ने पहेलियों को शुरू किया था तो वो थे हिंदी साहित्य वो थे आपके अमीर खुसरो, है ना? आपका और भी मतलब बहुत खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो।
तो अमीर खुसरो का एक अन्य नाम क्या है? तूतिए हिंद है। तो तूतिए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसमें आपको सीधे याद रखना है कहाँ पर? पटियाली में। अब आपको काफ़ी जगह क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भई पटियाला है, पर पटियाला नहीं है, क्या है? पटियाली है। और पटियाली ये स्थान है कहाँ पे? यूपी में। और यूपी में एक ज़िला है अलीगढ़ से आगे निकल कर, कासगंज। क्या? कासगंज। तो कासगंज में ये ज़िला स्थित है और वहाँ पर तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ है। अमीर खुसरो के बारे में एक बात कही जाती है कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में 8 सुल्तानों को 8 सुल्तानों का क्या देखिए सल्तनत को देखा था। 8 सुल्तानों को देखा था, उनकी सल्तनों को तो वो देखा था। एक चीज़ और भी है पहेली, है ना? पहेली, मुकरिया, है ना? मुकरिया इस इन 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 नई विधाओं को चालू किया था हिंदी साहित्य में। और एक आपका वाद्य यंत्र होता है सितार। सितार के आविष्कारक कहे जाते हैं कौन? आपके अमीर खुसरो। तो इस तरह से फैक्ट आपके बूस्ट होते रहेंगे, बस आप लोग देखते जाइए, उत्तर देते जाइए। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? है ना? रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग नाम जो था वो था आपके तात्या टोपे का। और तात्या टोपे 1857 क्रांति में आपके क्या थे? सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? आपके नाना साहेब के सहयोगी थे। तो रामचंद्र पांडुरंग कौन थे आपके? तात्या टोपे। अगला प्रश्न है हमारा लाहौर षड्यंत्र कांड, है ना? लाहौर षड्यंत्र कांड क्या था? जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने एक षड्यंत्र करके और सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसकी? आपका जो मतलब जो सैंडर्स था उसकी हत्या कर दी थी। तो उसकी हत्या के कारण वो अपराधी मतलब उस समय कोर्ट में पाए गए। कोर्ट में पाए गए तो किस तारीख को उनको फांसी दी गई थी? तो ये था आपका 23 मार्च 1931। कब था? 23 मार्च 1931 में उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन-सी? देखो मोहनजोदड़ो जो है इस शब्द का जो अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ निकलता है, वह निकलता है मृतकों का टीला। क्या निकलता है? मृतकों का टीला, है ना? मृतकों का टीला। और ये इतना प्रमुख स्थान है कि ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद चीज़ें मिली हैं, बड़ी चीज़ें मिली हैं, वो यहीं से मिली हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। परंतु बात की जाए सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, तो वो है आपका विशाल अन्नागार। क्या है? विशाल अन्नागार। अन्नागार किसको कहते हैं? कि अन्न को रखने का स्थान जो होता है उसको अन्नागार कहा जाता है। तो बहुत बड़ा एक वेयर हाउस मिला है, बहुत बड़ा एक अन्नागार मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? आपके मोहनजोदड़ो से। साथ में आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखो जो स्नानागार है वो भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ठीक है? जो स्नानागार है यानी कि जो स्विमिंग पूल है, स्नानागार है, स्विमिंग पूल है, वो भी आपका कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। साथ में एक कांस्य मूर्ति मिली है। क्या मिली है? कांस्य की मूर्ति मिली है। और वह कांस्य की मूर्ति किसकी मिली है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। आपने संभवतः एनसीईआरटी में या बुक्स में इसको ज़रूर देखा होगा। तो ये रहे हमारे हिस्ट्री के 5 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ, है ना? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। देखो आपको पता है कि आधुनिक भारत का इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? आधुनिक भारत का इतिहास जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे एक पॉइंट आता है क्या? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहला जो व्यक्ति आया वो कौन आया? आपका वास्को डी गामा आया। धीरे-धीरे सब लोग आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद आपके अंग्रेज आए, उसके बाद अलग-अलग मतलब सब लोग आने लगे। उसको इतिहास में हम लोग पढ़ते ही हैं और देखते हैं। तो इसी संदर्भ में एक प्रश्न आया है ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की बात कर रहे हैं, तो हम इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसने भारत में 1857 तक राज किया, है ना? अपने हिसाब से चीज़ों को चलाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो आपको सीधे लिख देना है क्या? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। और जिस समय इस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय महारानी जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन महारानी ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए भारत में
15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। क्या किया था? व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था मात्र 15 वर्षों के लिए। फिर एकाधिकार धीरे-धीरे बढ़ता रहा, काम चलता रहा, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती रही। अगला प्रश्न है हमारा, है ना, हिंद स्वराज बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी तो इस क्वेश्चन का दीवाना है और इस क्वेश्चन को हमेशा यदा कदा यत्र तत्र वो पूछते रहते हैं। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो है मोहनदास करमचंद गांधी की, यानी गांधी जी की पुस्तक है। और इस पुस्तक को गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखा है। किसमें? गुजराती भाषा में लिखा है सन 1909 में। कब? सन 1909 में इसको लिखा गया था गुजराती भाषा में। और कब लिखी थी? गांधी जी ने ये अपनी अफ्रीका की यात्रा के दौरान इसको लिखा था, जब वह अफ्रीका की यात्रा पे थे। और इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो चीज ये पूछी जाती है कि यात्रा कैसे कर रहे थे? पैदल यात्रा कर रहे थे, हवाई यात्रा कर रहे थे, या जलयान से यात्रा कर रहे थे? तो आप बोलेंगे सीधे जलयान से यात्रा कर रहे थे। तो उस जलयान का नाम जगह जगह पर पूछा जाता है, तो उस जलयान का नाम है किंडो किंडो अरे क्या लिख रहा हूँ, किंडोलन किंडोलन कैसल, है ना, किंडोलन कैसल, है ना, किल्डोनल कैसल, ऐसा ही कुछ इसी तरह से मिलता हो नाम है। किल्डोनन, अरे सॉरी, किल्डोनन किल्डोनन ये है, हाँ सॉरी, किल्डोनन। अपनी अंग्रेजी कई बार गड़बड़ा जाती है, पर ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी खराब है, ठीक ठाक है, काम चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। ऐसा मतलब पढ़ भी लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं, थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं, परंतु कई बार शब्दों में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो वो जहाज कौन सा था? किल्डोनन कैसल नाम का जहाज था, जिसमें गांधी जी क्या कर रहे थे? आपका यात्रा कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अली बंधुओं कौन कौन से? शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह आंदोलन आपका था कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था सन 1919 और 20 में। कब? सन 1919 और 20 में क्या किया था आपका? इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन चलाया क्यों गया था? ये आंदोलन चलाया गया था कि उस समय तुर्की में जो खलीफा था, है ना, तुर्की में जो खलीफा था उसका समर्थन करने के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है, तो आपको चीजें याद रखनी, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन हैं? आपके अली बंधु हैं, शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, और 1919 और 1920 में इसको शुरू किया गया था। तुर्की के जो आपके खलीफा हैं उनके समर्थन में इसको किया गया था। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? यानी कि एक वेदांत कॉलेज था जो कब बना था? 1825 में। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि किसने बनाया था? तो इसके संस्थापक कौन थे? आपके राजा राम मोहन राय थे, है ना। राजा राम मोहन राय ने इसको बनाया था। और इसमें क्या क्या था आपका? इसमें वेदादि शास्त्रों का तो अध्ययन होता ही था, साथ में पाश्चात्य पाश्चात्य जो अध्ययन सामग्री थी उसका भी अध्ययन कराया जाता था। साथ में फिजिक्स की भी स्पेशल पढ़ाई इसमें होती थी। तो वेदांत कॉलेज कौन है? राजा राम मोहन राय, 1825। इंडियन एजुकेशन प्लस आपकी वेस्टर्न एजुकेशन और भौतिकी, ये सब विषय वहां पर आपके पढ़ाए जाते थे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है हमारा, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो आप सबको पता है जनरल डायर। क्या, कौन है? जनरल डायर। 13 अप्रैल 1919, है ना, 13 अप्रैल 1919 वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए। तो रॉलेट एक्ट का विरोध, आप लोग जलियांवाला में गए होंगे भाई, बड़ा नरसंहार भयंकर हत्याकांड वहां पर हुआ था। और उसी के आक्रोश में आकर भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव इत्यादि ने मिलकर लाहौर षड्यंत्र को अंजाम देते हुए सैंडर्स की हत्या कर दी थी, इसी चीज से परेशान होकर के। तो 1919 में 13 अप्रैल जो जनरल डायर था उसने जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में, जो आपके हरमंदिर साहिब से थोड़ा सा ही दूर है, पहले ही पड़ता है, तो वहां पर क्या हुआ था, भयंकर हत्याकांड को अंजाम इस व्यक्ति ने दिया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम भूगोल की तरफ। अगला जो हमारा है विषय है हमारा भूगोल, है ना। 2 विषय हम कर चुके हैं, तीसरा विषय है हमारा भूगोल। भूगोल में क्या है, देखो एंथ्रासाइट कोयला, देखो कोयले के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप जब विज्ञान को पढ़ेंगे, खासकर विज्ञान में भी, भूगोल में भी ये टॉपिक मिल जाता है, खनिज में आपका, और आपका केमिस्ट्री में भी टॉपिक मिलता है। तो ये 4 प्रकार के मतलब कोयला होता है। तो उसमें एक कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट कोयला, है ना। एंथ्रासाइट कोयला, हाँ, क्षमा चाहता हूँ। एंथ्रासाइट कोयले का सर्वत, यहाँ मैं घूम गया, मैं समझ नहीं पा रहा है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पे कॉमा है। एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है ना। तो 4 प्रकार का कोयला मिलता है, उसमें से एक प्रकार का जो सबसे बेस्ट कोयला होता है, जिसमें लगभग 90% से भी ज्यादा कार्बन की उपस्थिति होती है, 90% से भी ज्यादा उपस्थिति होती है। तो ये मिलता भी बहुत कम है भारत में। ये कहाँ पे मिलता है, ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में थोड़ा बहुत पाया जाता है। परंतु सामान्य रूप से यदि किसी कोयले की बात की जाए कि सामान्य रूप से कौन सा कोयला मिलता है, सामान्य रूप कौन सा है कोयले का, तो आपको याद रखना है बिटुमिनस। कौन सा है, बिटुमिनस कोयला है, जिसमें आपका 60 से लेकर 80% तक कार्बन पाया जाता है। कितना, 60 से लेकर 80% तक कार्बन पाया जाता है, और इसे ही सामान्य रूप से भारत में जगह जगह प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी है, जो आपका 800 किलोमीटर तक लंबी है। कितनी, 800 किलोमीटर तक लंबी है। शुरुआत होती है आपकी गुजरात से, और अंत होता है कहां पर, आपका दिल्ली में, है ना। दिल्ली में, दिल्ली तक ये फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी। और जो ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये एक प्रकार का पर्वत है, कैसा, अवशिष्ट पर्वत है। यानी कि अब अपने अंतिम चरण में है, अपने जीवन काल के अंतिम चरण में। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। जब ये अपनी नवीन स्थिति में होगा, जैसे हिमालय है, तो इसके बारे में कहा जाता है अरावली के, कि ये हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा था उस समय। परंतु समय होते 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 होते, मतलब बहुत पुराना पर्वत है, धीरे 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 क्या होता है, अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। कहाँ पर, गुरु शिखर है आपकी माउंट आबू में। गुरु शिखर आपकी माउंट आबू, माउंट आबू में। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम, बायोम, है ना। बायोम क्या होता है, बायोम को हिंदी में कहते हैं जैव क्षेत्र। जैव क्षेत्र वो होता है, सिंपल सिंपल, कि जहां पर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जीव पाए जाते हैं, सभी के लिए समानता वहां पर रहती है। जैव क्षेत्र यानी कि जहां पर जीव पाए जाते हैं, पेड़ मिलते हैं, पौधे मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, जीव जंतु सब मिलते हैं, उसको बायोम कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता, जैव विविधता मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, है ना, अलग अलग प्रकार के पक्षी, अलग अलग प्रकार का सब कुछ, है ना, विभिन्न प्रकार, जहां पर जैव विविधता, है ना, होती है, जैव विविधता कहते हैं उस चीज को। तो ऐसा कौन सा बायोम है, ऐसा कौन सा जैव क्षेत्र है जहां पर सबसे कम जैव विविधता और जैव भार पाया जाता है। तो इसका उत्तर आप देंगे क्या, टुंड्रा बायोम। कौन सा, टुंड्रा बायोम। देखो टुंड्रा कहाँ पर, मतलब जैव विविधता कहाँ पे नहीं होगी, जहां पर पेड़ ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उत्पादकों के ऊपर ही सब चीज आधारित होती है किसी भी इकोसिस्टम में। तो जहां पर क्या होगा, ठीक से मतलब पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। पेड़ पौधे कहाँ नहीं उगेंगे, या तो कहीं बहुत भीषण गर्मी होगी, या वहां पर बहुत भीषण ठंड पड़ती होगी। तो सामान्यतः क्या है कि जो आपका ऊपर वाला क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र है, जिसमें आपका कनाडा आ जाता है और एशिया कुछ हिस्सा आ जाता है, ऊपर वाला हिस्सा जो आ जाता है, मानो कि अगर जैसे आप देखो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर यहाँ ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है, इसको कहते हैं क्या, टुंड्रा।
और टुंड्रा में क्या रहता है, बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पेड़-पौधे भी ऐसे उगते हैं, और पेड़-पौधे ऐसे उगते हैं तो जीव-जंतु फिर जीवन कैसे होगा? तो टुंड्रा बायोम एक ऐसा बायोम है जहाँ सबसे कम जैव विविधता और जैव भार पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। देखो मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल, है ना? मरु का मतलब होता है रेत, है ना? रेत होता है सामान्यतः, और स्थल का मतलब जगह, यानी रेतीला स्थान यानी कि रेगिस्तान। परंतु रेगिस्तान का दिमाग में आते ही हमारे राजस्थान के थार मरुस्थल याद आता है, या अफ्रीका का आपका सहारा मरुस्थल याद आता है, और एकदम याद आता है वहाँ की भीषण गर्मी। परंतु ऐसा नहीं है। मरुस्थल का मतलब ये होता है जहाँ पर जीव जो जो जीवन है वो ना के बराबर है। तो भारत में देखो 2 तरह के मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल है और शीत मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल में आपका आ जाता है थार, और यदि आपकी शीत मरुस्थल की बात आए तो शीत मरुस्थल कहाँ पे है आपका? लद्दाख में है। लोग जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, पता नहीं क्या देखने जाते हैं वहाँ पे, भगवान। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको, मुझे लगता है सामान्य सी बात है, आपको पता होगा कि अमरकंटक से जो नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा, है ना? नर्मदा नाम है, बड़ा मतलब प्रसिद्ध नाम है नर्मदा नदी का, नाम आपने सुना होगा। नर्मदा का एक अन्य नाम भी है जिसमें इसको क्या कहते हैं, रेवा कहा जाता है, रेवा, है ना? रेवा कहा जाता है। और नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है, और ये अमरकंटक स्थान कहाँ पे है? महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ियों से ये निकलता है। नर्मदा के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, नर्मदा नदी जो बहती है वो कहाँ पे बहती है? आपकी एमपी और गुजरात में बहती है, और गिरती कहाँ पर है? तो अगर इस तरह से हम भारत का नक्शा देखें तो ये मान लिया आपका इधर से चले एमपी से, तो आकर कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में आपका गिर जाती है, अरब सागर में आपका ये नदी गिर जाती है। एक विशेषता और है इस नदी की कि ये जब सागर में गिरती है तो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये 5 प्रश्न आपके भूगोल के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर। अर्थव्यवस्था से भी आपके 5 प्रश्न आने हैं। तो पहला प्रश्न है, उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र क्या दर्शाता है? उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र। तो आपने इकोनॉमी में देखा होगा कि इकोनॉमी में क्या रहता है कि जो कर्व होते हैं, वक्र होते हैं, उनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। खासकर एसएससी बहुत पूछता है, यूपी ट्रिपल एससी बहुत पूछता है। तो कुजनेट वक्र क्या होता है? देखो कुजनेट वक्र यहाँ पर है, उल्टे यू आकार का होता है। तो ये जो उल्टे यू आकार का वक्र है, इसका जो संबंध है वो आय से है और प्रति व्यक्ति आय से है ना? इन दोनों चीजों से इसका संबंध है। तो उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र जो होता है वो क्या दिखाता है कि भाई जैसे जैसे किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उसके साथ में आय जो होती है, इनकम होती है, उसकी असमानता बढ़ती है, और उसके बाद आय गिरना शुरू हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है, और तब वो गिरती है। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश, देखो भारत में क्या है कि भारत में 5-5 साल की योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ऐसे। तो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, उनमें टारगेट्स रखे जाते हैं। तो योजना अवकाश का मतलब ये है कि ऐसा भी एक समय आया भारत के इतिहास में, अर्थव्यवस्था के इतिहास में, कि तब कोई पर्टिकुलरली 5 साल की योजना थी ही नहीं, कुछ और ही लगा के हमको काम चलाना पड़ा। तो एक हमारी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसका समय था आपका 1961 से लेकर 66 तक। और जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये पूर्ण रूप से विफल रही, पूर्ण रूप से फेल रही। तो अभी इसके आने के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आनी थी, बट क्योंकि ये पूरी तरह से फेल हो गई थी, तो उसके बाद जो 3 साल का समय है, 1967 से लेकर 70 के बीच का जो समय है, ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल था। इसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, कुछ-कुछ छोटी-छोटी योजनाएं बना करके काम चलाया गया। तो 1967 से लेकर 70 के बीच का जो समय है, इसको योजना अवकाश कहा गया। क्या कहा गया? योजना अवकाश इसको कहा गया। अगला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है? देखो,
आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम किसी किसी बैंक से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हम किसी न किसी दर पर, किसी न किसी रेट पर लेते हैं कि भाई 7% 8% ऐसे होता है। परंतु जब कोई बैंक क्या काम करता है? जब कोई बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, तो जो वो रेट होती है उसको क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं, रेपो दर कहा जाता है। परंतु जब आरबीआई क्या काम करता है? आरबीआई मार्केट में स्थिरता लाने के लिए जब क्या काम करता है? ऋण लेता है किनसे? वाणिज्यिक बैंकों से। तो जो वो दर होती है उसको क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट। उसको रिजर्व रेपो रेट या रिजर्व दर कहा जाता है। रिजर्व रेपो दर उसको कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, आपूर्ति वक्र के साथ, आपूर्ति मतलब सप्लाई सप्लाई कर्व, है ना? सप्लाई कर्व, आपूर्ति जो होती है, सप्लाई करना। तो मांग आपूर्ति से संबंधित पूरा का पूरा वक्र होता है। तो आपूर्ति वक्र के साथ-साथ चलने को क्या कहते हैं? तो जब आपूर्ति वक्र साथ-साथ चलता है, तो आपूर्ति में विस्तार और संकुचन देखा जाता है। ये ऑप्शन आपको अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना है। अगला प्रश्न है हमारा, शेष सौदा व्यापार। कुछ नहीं, ये देखो कुछ प्रश्नों का क्या रहता है कि वो इंग्लिश में ही होते हैं, परंतु जब इनकी हिंदी की जाती है तो बड़ी अजीब-सी हो जाती है। तो शेष सौदा व्यापार, सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका चालू लेखा। क्या कहलाता है? चालू लेखा। सीधे याद रख लेंगे चालू लेखा क्या होता है कि शेष सौदा व्यापार, सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग चालू लेखा कहलाता है। ओके। अब हमारा संविधान के 5 प्रश्न आ जाते हैं। संविधान में जो पहला प्रश्न है, राज्यों में विधान परिषद। देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, संविधान में क्या है, अगर आप संसद को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो संविधान का आपने मैक्सिमम पार्ट खत्म कर लिया, क्योंकि राज्यों में भी उसी की तर्ज पे चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप केंद्र की विधायी संस्था या देश की विधायी संस्था को देखो, तो वह क्या है? आपकी संसद है। और संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें आपका लोकसभा है, जिसमें आपका राज्यसभा है, जिसमें आपका राष्ट्रपति है। और अगर इसी तर्ज को देखें, तो राज्यों में क्या होता है? राज्यों में आपके विधानमंडल होते हैं। क्या होते हैं? राज्यों में आपके विधानमंडल होते हैं। और विधानमंडल में भी 3 ही प्रमुख चीज़ें होती हैं, जिसमें विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है और आपका गवर्नर होता है। ठीक है? यहाँ पर तो ये तीनों अंग अनिवार्य हैं, परंतु विधानमंडलों में क्या है कि यदि विधानसभाओं को आवश्यकता लगती है, तो वह अपने राज्य के लिए विधान परिषदों का गठन कर सकता है, या उनको, अगर वो गठित हैं तो उनको खत्म भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाता है? तो 169, आर्टिकल 169 क्या कहता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्य मिलकर के कुल सदस्य एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके उस राज्य के लिए विधानसभा का सृजन सृजन यानी बना भी सकते हैं, और यदि सृजित है तो उसका समापन भी कर सकते हैं। ये बात क्या कह रहा है? आर्टिकल 169 आपका बोल रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, कोई धन विधेयक। देखो धन विधेयक का आर्टिकल आप सीधे याद रखें 110। और धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है? ये राज्यसभा में पेश नहीं होता। दूसरी बात है, लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। और लोकसभा इसके जो आपका धन विधेयक है, इसके बारे में जितने भी अधिकार हैं वो ज़्यादातर किसको प्राप्त हैं? आपके लोकसभा को प्राप्त हैं, ये बात है। अब एक बात है कि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात, यानी कि कोई धन विधेयक है वो आपका लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है, और आपको पता है कि कोई भी विधेयक जब कानून बनने की तरफ जाता है या पारित होने की तरफ जाता है, तो उसको दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से। तो जब दोनों सदनों से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, तब वह काम पूरा मान लिया जाता है। चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई विधेयक हो, चाहे विधेयक से उसको अधिनियम बनना हो।
तो लोकसभा से पारित होने के बाद वह राज्यसभा में जाएगा, परंतु राज्यसभा के पास इस धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष शक्तियां नहीं है। अधिक से अधिक 14 दिनों तक राज्यसभा इसको रोक के रख सकती है। अधिक से अधिक, मान लिया झगड़ा कर देगा, हम पैसे तो नहीं निकलवाते, तो मैक्सिमम 14 दिनों बाद 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। अगर 14 दिन से 15वां दिन हुआ, तो ये जो धन विधेयक है, जो ये धन विधेयक है, ये स्वतः स्वीकृत हो जाएगा, स्वतः पारित हो जाएगा। इसमें राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं रहने वाला। तो आर्टिकल 110 और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, है ना। इसको क्या कहते हैं? ये भारत सरकार का वकील होता है। क्या होता है? भारत सरकार का वकील होता है। और एक चीज और भी होती है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। साथ में इसके पास एक विशेषाधिकार यह है कि यह व्यक्ति भारत में किसी भी अदालत में जाकर जज की तरह से सुनवाई कर सकता है, किसी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोक अदालत में, या जहां चाहे ये व्यक्ति सुनवाई कर सकता है। और इसी विशेषाधिकार के मामले में इस पद के पास एक अधिकार यह है कि ये व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, वहां की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु इसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। अगर वहां पर वोटिंग हो रही है तो वोटिंग नहीं देगा, जाके कार्यवाही में सम्मिलित यह व्यक्ति हो सकता है। ये बात समझ में आई? आर्टिकल 76। अगला प्रश्न है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? तो चुनाव याचिका पर जो निर्णय लेने का अधिकार होता है, अंतिम जो होता है, वो आपका मतलब क्या है, यहाँ पर चुनाव आयोग का ही होता है। चुनाव आयोग ही इसको फाइनली क्या करेंगे, इस पर अधिकार मतलब इस पे अपना निर्णय लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? यहाँ देखो, राज्यसभा राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और कैसा? पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। सभापति होने का मतलब आप कह लीजिए पीठासीन अधिकारी, यानी कि राज्यसभा की पीठ का अधिकारी, या सभापति, राज्यसभा का उस सभा का पति, या आप कुछ भी अपनी भाषा में उसको कह सकते हैं। परंतु जो ये शब्द है पदेन, इसका अर्थ क्या होता है? इस पदेन शब्द का अर्थ ये होता है कि जो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, तो उस पद पर बैठने के नाते से वह व्यक्ति राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। उस पद के नाते से, है ना। पदेन का मतलब क्या होता है कि उस पद के नाते से जो भी व्यक्ति कोई बैठेगा वो क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा या पीठासीन अधिकारी आपका होगा। बात समझ में आई? अब हम बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है साइंस, है ना। साइंस है, देखिए, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? दालचीनी एक मसाला होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा, देखते ही पता लग जाएगा कि दालचीनी एक प्रकार का मसाला होता है, सब्जियों में डाल के खाते हैं लोग, दाल मखनी में बहुत डलता है। आपने खाया होगा बाजार में कभी ना कभी, या घर पे खाया होगा। तो माता जी बनाती हैं, जो जो शादीशुदा हैं उनकी स्त्रियां बनाती हैं, उनकी पत्नियां बनाती हैं, या आप भी बनाते होंगे। तो इस तरह का रहता है, ऐसे ऐसे कुछ छाल जैसा रहता है। तो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दालचीनी? तो आपका छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन क्या है? देखो, इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या? एक हार्मोन है। और ये हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है? तो हमारे पाचन तंत्र के साथ में एक अंग जुड़ा होता है, जिस अंग का नाम होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय, पेनक्रियास होता है। और पेनक्रियास में द्वीप के जैसी आकृति होती है, ऐसे द्वीप के जैसी आकृति होती है, जिनको क्या कहा जाता है? लैंगर-हैंस द्वीपिकाएं। क्या कहा जाता है? लैंगर-हैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। और इन लैंगर-हैंस द्वीपिकाओं में अलग अलग सेल्स होती हैं। तो इन लैंगर-हैंस द्वीपिकाओं में एक सेल होती है, एक कोशिका होती है एक प्रकार की, जिनको बीटा सेल्स कहा जाता है। और इन्हीं बीटा सेल्स से स्रावित होता है, सिक्रीट होता है आपका इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जो हमारा ब्लड शुगर है, क्या? जो हमारा ब्लड शुगर है, जो हमारा
रक्त शर्करा है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, उसके स्तर को बढ़ने बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके उसके स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। जिन भी लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ भी 2 तरह का होता है। एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो सामान्यतः जिसको मधुमेह कहते हैं, है ना? जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर कहते हैं, वो डायबिटीज़ आपका मेलाइटस होता है, जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ने लगता है और उसी वजह से हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम है पूरा, वो बिगड़ने लगता है और आदमी धीरे-धीरे शरीर को ह्रास को प्राप्त होने लगता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त लाता है? देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए मानव हृदय के बारे में, सामान्य-सी बात है कि मानव हृदय से जुड़ी हुई 2 चीज़, एक चीज़ होती है शिरा, वे आपकी क्या होती है, शिरा होती है, वेसल्स होती हैं और वेसल्स होती हैं 2 तरह की। एक होती है आपकी धमनी, सॉरी, शिरा बोल रहा हूँ मैं, क्षमा चाहता हूँ। ट्यूब होती हैं आपकी, धमनी। मानव हृदय संबंधित क्या होती हैं, 2 तरह की आपको मतलब ट्यूब्स दिखाई देती हैं आपको। तो ये ट्यूब्स क्या होती है, एक तो होती है आपकी धमनी, है ना? आर्टरीज़ कहते हैं और एक होती है आपकी शिरा, शिरा। ये जो धमनियाँ होती हैं, ये हमारे शरीर में बहुत अंदर गहरी धसी होती हैं और ज़्यादातर शुद्ध रक्त क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है उनको मतलब लेके फ्लो करती हैं और अशुद्ध रक्त मतलब क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो सामान्यतः धमनियों में क्या बहता है, आर्टरीज में क्या बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है और जो हमारी शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जो धमनियां होती हैं वो शरीर में बहुत गहरी धसी होती हैं और जो शिराएं होती हैं वो ऊपर की तरफ ही रहती हैं। जो आपको हाथों पे ये नीली नीली हरी हरी सी दिखाई देती हैं, ये सब क्या है, शिराएं हैं। तो सामान्यतः अब आपको क्या लगेगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाता है? तो आप एकदम क्या डालोगे? आप शिरा डाल दोगे, है ना? आप ये तो नस का तो कोई मतलब नहीं है, महाधमनियाँ कोई मतलब नहीं है। तो फुफ्फुस धमनियाँ, तो मतलब ये कुछ उल्टा है। एक तो फुफ्फुस सिरा है। फुफ्फुस सिरा क्या काम करती है? फुफ्फुस सिरा आपके शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक लेके जा रही है और फुफ्फुस धमनियाँ, जिनमें क्या है आपका, जनरली धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, परंतु फुफ्फुस धमनियाँ क्या काम करती हैं? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। मानव हृदय आपको पढ़ाएँगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझाएँगे। तो फुफ्फुस धमनियाँ आपको इसमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला हुआ क्यों दिखाई देता है? यानी कि आपका टैंक तो है बहुत गहरा, परंतु आप ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार बड़ा ऊपर है। तो इसका कारण क्या है? तो एक क्रिया होती है प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि कोई जो किरण होती है ना? जो प्रकाश की किरण है या प्रकाश है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है, तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, कुछ हट जाता है। यानी कि यहाँ आया तो कुछ हट गया, है ना? अब आपका हट जाता है, ये सामान्य-सी बात है। तो इसके कारण ही आपको क्या दिखाई देता है, ये टैंक उथला हुआ दिखाई देता है। जैसे आप किसी भी मतलब काँच के जार को लो, उसमें यहाँ तक अपना पानी भर दो, उसमें कोई पेंसिल डालोगे, तो पेंसिल आपको ऐसे कुछ तिरछी दिखाई देगी सामने से देखने पर। तो वह अपवर्तन के कारण आपकी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। साथ में जो सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उस समय लालिमा दिखाई देती है आपके आकाश में, तो उसका कारण भी अपवर्तन है और जो आपके तारे टिमटिमाते हैं, उसका कारण भी आपका अपवर्तन ही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन आपकी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसमें आपके 4 हाइड्रोजन आपके परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो प्रमुख सिद्धांत है वो नाभिकीय संलयन है। एक इम्पोर्टेंट बात और है, जो हाइड्रोजन बम है उसका भी सिद्धांत यही है, परंतु जो आपका परमाणु बम है, एटम बम है, उसका सिद्धांत आपका नाभिकीय विखंडन है। तो यहाँ पर साइंस हो गया।
अब आपके करंट अफेयर्स बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर की तरफ, है ना। करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जिनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, बट आप देखते जाइए और सही करते जाइए। ठीक है, पहला प्रश्न है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ये क्वेश्चन आई थिंक अभी पूछा गया था आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है। अक्षय ऊर्जा से यानी कि सोलर ऊर्जा से, अक्षय ऊर्जा से पूरी तरह से ऑपरेट होने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, दिल्ली वाला जो है ये पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा चलने वाला बन गया है। अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण मतलब भेजना, ऊपर भेजना, अंतरिक्ष में भेजना, तो किसने किया है? आपके दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने किस देश में 48वां जी7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में ये जो 48वां जी7 समिट था 2022, इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा स्थान रहा? ये आपका जापान शीर्ष स्थान पर आपका रहा। कौन सा देश? जापान ने क्या काम किया? साइकिलिंग, एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में 27 पदक जीते और टॉप पर रहा। अगला है हमारा प्रश्न, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? तो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, खासकर कहां पे? जो आपकी सीएपीएफ हैं, तो आपकी बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, आपकी सीआईएसएफ है, इनमें इनके लिए 10% जॉब्स को रिजर्व कर दिया गया है आपके डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा और होम मिनिस्ट्री द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, 10% इसमें रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए? देखो ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? पता नहीं क्या लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, ये पेपर में आए हुआ ही प्रश्न है कहीं ना कहीं। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता नहीं क्या क्रिकेट से प्रेम है, तो ले भाई यही क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट हो गया? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? डेविड वार्नर, है ना। डेविड वार्नर जो है वो स्टंप आउट होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है इसमें, वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि एक देश एक राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बन गया? तो असम ने सबसे लास्ट में इस तरह का योजना को एक्सेप्ट किया। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? मतलब कि कौन से राज्य में बधिर क्रिकेट संघ, है ना, द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 यानी कि 2020 जो होता है राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब आपका जीता है? आंध्रा, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो ये तो आपको पता है, नामित किया था द्रौपदी मुर्मू जी को, और वो अब भारत की राष्ट्रपति ही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो एक रोबोट विकसित करना किसने किया है? आपका आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो ये करंट अफेयर के आपके 10 प्रश्न रहे, ये फैक्ट हैं, आपके दिमाग में रह जाएंगे तो आपको आराम से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं हम सामान्य जागरूकता, जो जनरल अवेयरनेस है, जिसको आप स्टैटिक जीके वगैरह कह सकते हैं। तो अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखो एक संस्था है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में से 5 तो होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। इन 10 इस अस्थायी में हमारा भारत देश भी है, परंतु 5 में इनमें से पूछा है कि स्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो यूएसए भी है आपका, आपका फ्रांस भी है, आपका यूक्रेन भी है, चौथा है आपका चीन,
और 5वां है आपका रूस। तो ये 5 देश आपके यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स हैं, जबकि स्पेन नहीं है, तो स्पेन आपका इसमें उत्तर हो जाएगा यूएनएससी वाला। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है यानी कि सही है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य, तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। बाकी मैं और का भी आपको बता देता हूँ। अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इकोनॉमी के बारे में नहीं लिखा गया है, वो राजनीति और कूटनीति से संबंधित है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। तो ये आपका उत्तर से हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें गलत हैं। मेन कैंप आत्मकथा है किसकी? हिटलर की। किसकी? हिटलर की आत्मकथा है। ये जो आपका एनिमल फार्म है, एनिमल जो फार्म है आपका, ये ऑरवेल की एक पुस्तक है। ऑरवेल की पुस्तक है। और जो डिवाइन कॉमेडी है, ये कार्ल मार्क्स की नहीं है, ये दांते की पुस्तक है। दांते की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इसमें इंद्रावती। राजा जी आपका कहाँ पे है? राजा जी आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, आपका जो डांडली है, डांडली आपका है कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। और बांधवगढ़ है आपका एमपी में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, डांडली कर्नाटका में, राजा जी आपका उत्तराखंड में और इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया में एक जगह है बोरोबदूर। क्या? बोरोबदूर। बोरोबदूर जगह पर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी स्थित है? तो इलाहाबाद में कोई नहीं है, लखनऊ में कोई नहीं है, आगरा में कोई नहीं है। आपने समय समय पर अखबारों में खबर देखी होगी कि आईआईटी कानपुर ने ये कर दिया, आईआईटी कानपुर ने वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आईआईटी कहाँ पर है आपका? कानपुर में है इनमें से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय आपका कोलकाता में स्थित है। वनस्पतियों का वहां पर संग्रह किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। जब नदियां पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से इन चीजों को बताएंगे, समय ज्यादा लेने का प्रयास नहीं है। और अंतिम प्रश्न है 10वां, गीतांजलि रचना को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार कौन है? तो गीतांजलि के रचनाकार कौन है आपके? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या हुआ था? नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेट। आपको अगर कुछ कमियां लग रही हैं तो विशेषकर कमियों को आप बताएं और अपना स्कोर जरूर बताएं। बाकी धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं इन चीज़ों को। और अगर रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहता है तो उसको कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। भाई साहब पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्यार अपना देते रहो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।